सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। और आज का जो सेशन है, आज का सेशन हमारा जीएस इनके जनरल स्टडीज़ के जो सीरीज़ प्रारंभ किया उसी से रिलेटेड है। और इसमें हम वही 50 प्रश्न देखेंगे जो सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम वनडे जो एग्ज़ाम हैं, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जनरल स्टडीज़ में हमारी ये सेकंड वीडियो है और एक वीडियो हम इस श्रृंखला में कर चुके हैं, ये हमारी सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, बढ़ते हैं अपने इस सेशन की तरफ। और सेशन के साथ में हम चलेंगे अब अपने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडीज़ से, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें हम देखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु हाई कोर्ट करता है, केरल, कोलकाता या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र है, ये इसका जो काम करता है वो केरल हाई कोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर दैट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल हाई कोर्ट। और ये कहाँ पर है? ये कोची में है और इसकी जो स्थापना है ये 1956 में हुई थी। ठीक, तो 2 पॉइंट यहाँ पर, दोनों पॉइंटों को भी आपको याद रखना है। केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है और कहाँ पर है? ये कोची में है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? ठीक है, कौन से संशोधन के बाद में इसको जोड़ा गया था? 42वां, 43वां, 86वां या फिर 89वां? कौन सा संशोधन था? ठीक है, तो 11वां मौलिक अधिकार जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, कब आया था? 1976 में इसको लेकर के आया था। और जो 11वां संविधान संशोधन है, देखिए यहाँ पर लिखा 11वां संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संशोधन के बाद में इसको जोड़ा गया था 10 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो जो 11वां मौलिक अधिकार था वो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? किस में कहा गया? 15 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 2, 17 या फिर 18 में? तो 4 अनुच्छेदों में से किस में कहा गया था कि जो सभी सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो सभी जो सिटीजन हैं, सभी सिटीजन के लिए खुले हुए हैं? तो किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है? तो क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि सभी सार्वजनिक जो स्थान है वो सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, और ये बिना किसी भेदभाव के खुले हुए हैं, किसी भी तरह से इसमें भेदभाव नहीं कर सकता कोई, सभी नागरिकों के लिए हैं ये। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? ठीक है, का प्रावधान है? तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? तो ये देखिए, सबसे पहले बात करेंगे संविधान संशोधन जो है कहाँ से लिया गया। तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और ये कहाँ पर है? संविधान के भाग 20 यानी कि भाग 20 में है।
और अनुच्छेद है, आर्टिकल्स जो है वो है 368, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर अनुच्छेद 368, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यहाँ पर ये भी याद रखना है, भाग 20 में है और कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और कई बार कई एग्जाम में देखने को मिला है कि जो पहला नगर निगम है वो कौन सा है, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद या फिर कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मद्रास जो था वो भारत का पहला नगर निगम था। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था ये शामिल किया गया था कब, किसके अनुसार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के, अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था अखिल भारतीय महासंघ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो किस नाम से जानी गई थी, ठीक है। यानी कि भारत को 1947 में सार्वभौम सत्ता यानी कि पूरी तरह से सत्ता भारत को सौंप दी गई थी कि अब यहाँ पर ब्रिटिश रूल नहीं करेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से यहाँ पर अपना रूल कर सकती है। तो ये किस योजना के तहत भारत को दिया गया था? कैबिनेट मिशन, वेवेल डूनन या फिर मिंटो मार्ले योजना, ठीक। तो सही आंसर जो होगा इस प्रश्न का वो क्वेश्चन नंबर ए होगा, यानी कि माउंटबेटन योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था जिसमें कौन सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर हमें नहीं को पकड़ना है, कौन नहीं था। ऑप्शन है लॉर्ड एमरी, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। तो जाहिर सी बात, तो जो BCOD कर रहे हैं यानी कि जो ये है हमारे, ये सभी इसमें शामिल थे। किसमें? कैबिनेट मिशन में 1946 का जो कैबिनेट मिशन था ये इसमें शामिल थे, लेकिन जो लॉर्ड एमरी हैं वो इसमें शामिल नहीं थे। और यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा लॉर्ड एमरी, ठीक, लॉर्ड एमरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, जो मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त जो निर्वाचन मंडल था वो किसके द्वारा लाया गया था सबसे पहले? ठीक है, प्रारंभ में लाया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942 या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत इनको लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर कर रहे हैं मिंटो मार्ले, ठीक है, 1909 का जो अधिनियम था इसके द्वारा इसको सबसे पहले शुरू लाया गया था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए, अभी इसको देखा हमने, तो युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचक प्रणाली या फिर भारत की भागीदारी को बढ़ाना। तो क्या था? तो इसमें क्या था, जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी इसको इसमें का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो सही आंसर होगा, कोई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1909, ठीक, इसको याद रखेंगे। चलिए, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं साइंस की तरफ। ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो इसी तरह से इसमें पहले हमने कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन देखे और साइंस के देखेंगे, ज्योग्राफी के भी हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी। तो यहाँ पर हमने सभी को क्वेश्चंस को इसमें लिया है, तो सभी क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो
लाइक करिए और शेयर करिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप जहाँ पर भी आप मौजूद हैं वहाँ पर आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और ये जो सीरीज़ है 50-50 क्वेश्चंस की 1 से 2 दिन के अंतराल पर आपको मिलती रहेगी, और कोशिश करेंगे आपको कि जल्दी से जल्दी आपको ये मिलती रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला होता है? जब हम रोते हैं तो हमारे जो आंसू निकलते हैं, तो आंसुओं में हमें जो आंसू होते हैं वो कैसा लगता है? एक नमकीन लगता है। ठीक है, अगर वो हम उसको टेस्ट करें तो उसका जो टेस्ट होगा वो नमकीन होता है। तो नमकीन किस कारण होता है? वो नमक के कारण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? नमक के कारण, यानी कि NaCl के द्वारा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड भी होता है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया है सामान्य नमक। तो सामान्य नमक जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा सामान्य नमक। चलिए, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की जो खोज की थी किसने की थी? देखिए, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? शर्करा रोग होता है, शर्करा रोग, यानी कि जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ कहते हैं, और यही रोग होता है किसकी कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, कि उनका जो शुगर लेवल है, शुगर वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वैसी की कमी के कारण होता है इंसुलिन की। तो जब इंसुलिन को लगाते हैं तो वो एक नॉर्मल हो जाता है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है किसने की थी, तो जो बेंटिंग है, ठीक है, बेंटिंग ने इनकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो सही आंसर होगा, बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके किसके प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा? इनको जो वनस्पति जो ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, इन्हें हम घी में चेंज करते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन से ऊष्मा उपचार के, यानी कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का? कि जब हम जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको जब हम घी में चेंज करते हैं तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजनीकरण करना पड़ता है। तो हाइड्रोजनीकरण जो प्रोसेस है इसके द्वारा वो घी में चेंजेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो सही आंसर होगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस, इनकी फ्यूल गैस नहीं है? कौन सी गैस है जो फ्यूल गैस नहीं है? भाप अंगार गैस, यानी कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाउस गैस, या फिर मार्श गैस? कौन सी गैस है जो फ्यूल गैस नहीं है? देखिए, भाप अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस और जो मार्स गैस हैं, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों ही हमारी फ्यूल गैस हैं। ठीक है, ये फ्यूल गैस है। बाकी यहाँ पे जो देखिए हार्श गैस, यानी कि लाफिंग गैस, ठीक है, वो यहाँ पर फ्यूल गैस नहीं है। कमेंट में बताइए कि जो लाफिंग गैस होती है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? आप कमेंट में बताइए कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, किसे कहते हैं लाफिंग गैस? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो सही आंसर होगा, हार्श गैस या फिर लाफिंग गैस। ये क्या है? एक फ्यूल गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, फैदम है। फैदम क्या है? एक मछली होती है, पौधे का नाम है, या एक बर्तन है, या फिर एक माप मेजर है? ठीक है, फैदम क्या है? तो जो फैदम है वो एक मेजरमेंट है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो सही आंसर होगा, एक माप है। मछली, पौधा या बर्तन में से कुछ नहीं है, क्या है? एक माप है फैदम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। 16 नंबर है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? किन पर हो रहा है? चिकित्सा में भी आज हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ युद्ध में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, इनकी रेज को, इन किरणों को। तो एक क्या है, एक रिसर्च है, अनुसंधान कर है। तो किस पर हो रहे हैं वो? सबसे एक्स किरणों पर, लेज़र पर, गामा पर, या फिर कैथोड किरणों पर? ठीक है, तो आपने देखा होगा जो लेज़र रेज होती हैं उनके द्वारा आज हॉस्पिटल्स में या अस्पतालों में डॉक्टर्स इसका यूज़ कर रहे हैं, लेज़र चिकित्सा जैसे के द्वारा, है ना। तो ये यहाँ पर जो लेज़र के रेज हैं इन पर ही क्या होता है, चिकित्सा में भी और युद्ध में भी इसका उपयोग के लिए एक रिसर्च हो रही है, अनुसंधान चल रहा है इन पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर लेज़र किरणें, ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी होगा, ये इसको कर दें, ये नहीं, ये पी लास्ट क्वेश्चन से आ गया। तो जो बी नंबर है, ठीक है, लेज़र किरणें, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रडार होते हैं, रडार में किस प्रकार की किरणें तरंगें होती हैं, सॉरी, तो इनमें जो होती हैं वो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? आकाश के नीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण वो क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणें का प्रकीर्ण, प्रकाश परावर्तन या फिर प्रकाश अपवर्तन। तो नीले दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वो है वायुमंडल में जो उपस्थित जो धूल होती हैं, धूल हैं, गैसेस हैं, इन सब के जो कण होते हैं वो कण हैं जो सौर किरणें होती हैं उनका द्वारा प्रकीर्ण की होता है, और इसी कारण से हमें जो आकाश है, जो स्काई है, वो हमें ब्लू दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप बीपीएससी में देख सकते हैं। बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो बताइए, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में क्या होगा? तो भार में कमी होगी, मात्रा में कमी होगी, या भार में कोई भी अंतर नहीं आएगा, या वृद्धि होगी। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, कि उसके भार में कमी आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, उसके भार में कमी आएगी। ठीक, चलिए, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, गर्मियों में जो मकान होते हैं आपके हैं, तो उनको क्या होता है, उन पर सफ़ेद पेंट कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो आंखों को अच्छे लगते हैं? ऐसा भी कोई रीज़न है क्या कि हमें अच्छे लग रहे हैं इसलिए करें? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं? तो 3 ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी डी में से कोई एक आंसर होगा। तो देखते हैं सही आंसर। ठीक है, ये जो होते हैं, जो सफ़ेद रंग से जो उनको पेंट किया जाता है, वो क्योंकि वो ऊष्मा के क्या होते हैं, एक अच्छे परावर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हम अपने मकान को सफ़ेद पुतवाना गर्मियों में अक्सर अच्छा लगता है। ठीक है, ये कोई रीज़न नहीं है कि आंखों को अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखालदास बनर्जी, एम वत्स ने, या फिर कोई अन्य था? ठीक, तो दयाराम साहनी इसका जो सही आंसर होगा, और 1921 में की थी। और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। ये क्षेत्र कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, हड़प्पा। ठीक है, ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 यानी कि 1921 में इसकी खोज की थी। चल, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ठीक है, किसने उपवास रखा और उसमें उपवास रख करके अपने शरीर को त्याग दिया, कौन था? बिंदुसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, या फिर अन्य? ठीक है, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये पहले क्या थे? ये बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, इनके बौद्ध धर्म में। ठीक है, और बौद्ध धर्म के लेकिन जीवन के जब अंतिम पड़ाव पर ये पहुँचे तो इन्होंने क्या अपना लिया? इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, और कर्नाटक में एक पहाड़ी है, वहाँ पर जाकर के इन्होंने उपवास रखा, और उपवास रखने के दौरान ही इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सबसे सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ठीक है, सबसे पहले किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, या फिर सूरत में?
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा। सूरत में इन्होंने सबसे पहले अपने कारखानों को इन्होंने स्थापित किया था मुगल काल के में, सबसे पहले अंग्रेजों ने। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, बिल्डर्स, ठीक है। तो यानी कि इनके समय को क्या कहा जाता है? स्थापत्य का काल भी, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्थापत्य का स्वर्ण काल, ठीक है, स्वर्ण काल इसके समय को कहा जाता है। और ये कौन था? ये शाहजहाँ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ, ठीक है। क्या क्या बनवाया इन्होंने? जैसे दिल्ली का लाल किला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, शाहजहाँ। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव, महायान, हीनयान या इनमें से कोई नहीं। तो गांधार जो शैली थी चित्रकला की, इसका जो सूत्रपात किया गया था वो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, महायान संप्रदाय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अकबर ने निम्न में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल का, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल, ठीक है। तो सम्राट अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी है इसमें जो कराया था वो पंचमहल का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, पंचमहल। कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, किस राजा को समर्पित है, किस राजा के लिए है ये? तो एक पिलर है, ठीक है, आयरन पिलर, जो कुतुब मीनार का जो प्रांगण है, परिसर है, उसमें इसको स्थापित किया गया है। और लोहे का बना हुआ है। इस पर कहा कि इस पर किसी आज तक इस पर जंग नहीं लगा है ना। तो ये तो कहाँ पर है? ये कुतुब मीनार के पास में, कुतुब मीनार के प्रांगण में है, परिसर में है। तो ये कहाँ है, किसके लिए है? ये राजा चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की, ठीक है, आर्य समाज की। ब्रह्म समाज आप जानते हैं राजा राम मोहन राय, और जो प्रार्थना समाज है वो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा इनको स्थापित किया गया था, जो एक समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, आर्य समाज। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? मैकाले, कर्जन, डलहौजी या कॉर्नवालिस? तो की थी ये मैकाले ने, ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर होगा, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन, डायर या फिर डलहौजी? सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जनरल डायर था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, जहाँ पर जनरल डायर ने पूरी तरह से यानी कि निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी थी। और ये जो लोग थे वहाँ पर एक क्या कर रहे थे, एक मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल किचलू जो थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं के विरोध में ये बैठे हुए एक सभा कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा, जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पहला जो मैसूर युद्ध था ये किसके बीच लड़ा गया? ठीक है, तो ये लड़ाया गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सभी जानते होंगे सती प्रथा पर दो लोगों का नाम जिसमें जाना जाता है, एक तो राजा राम मोहन राय और एक हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर होगा, विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? भारत वर्ष से अलग हुआ था म्यांमार, तो ये हुआ था 1937 में, 1937 में इसको अलग कर दिया गया था म्यांमार को, जो पहले बर्मा के नाम से, ठीक है, और अब इसे म्यांमार कहते हैं।
1911 तक बिहार निम्न में से किसके अंतर्गत था? किस महाप्रांत के अंतर्गत था? बंगाल, उत्तरी, केंद्रीय या फिर कलकत्ता? तो 1911 तक जो बिहार था वो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, इसी के अंतर्गत ही आता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ज़्यादा एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन भी नहीं है, हम सीधे सीधे आंसर पहुँच रहे हैं। तो जो पुरंदर का शब्द का जो प्रयोग है वो इंद्र के लिए किया गया, तो ऑप्शन बी, ठीक है, इंद्र के लिए। सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित एक पुस्तक है? सोलह सूत्र जो एक पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? गणित, संस्कृत, ज्योतिष या फिर ज्यामिति से? तो जो सोलह सूत्र है वो ज्यामिति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो योग में आप याद रख सकते हैं, जैसे योग में योग गुरु कौन है ना? बाबा रामदेव, इस देखते हैं। और बाबा रामदेव के एक प्रोडक्ट चलाते हैं क्या? पतंजलि, है ना, पतंजलि। तो जो पतंजलि हैं वही योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, जौ, चावल या गेहूँ? तो जो हड़प्पावासी थे वो सर्वप्रथम जो उत्पादन में थे वो थे कपास के, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है, कपास। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 330 ईसा पूर्व में, 325, 326 या फिर 300 में? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, हेरोडोटस ने, हिकेटियस ने, हिप्पारकस ने या फिर इरेटोस्थनीस ने? ठीक है, तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था किसने किया था ज्योग्राफिका का? तो ये क्या था? इरेटोस्थनीस ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, इरेटोस्थनीस। चलिए, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो किस विद्वान को है? कोपरनिकस को है, केपलर को है, गैलीलियो को, या इनमें से किसी को भी नहीं है। तो क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस को है सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष इन्होंने अपनी जानकारी को प्रस्तुत किया था। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? सीमा, नीफे, सियाल, इनमें से कोई नहीं। तो निकिल, Ni, और इसको हम बोलते हैं Fe, आयरन। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। और यही क्या बनती है? NiFa, तो नीफे बनती है, ये बनती है हमारी क्या? नीफे। तो सही आंसर नीफे ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर है नीफे। तो याद करें निकिल और फेरस, है ना, नीफे। पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम? तो भूप्रकृति में कौन सा जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो इनमें से जो एल्यूमिनियम है वो सबसे अधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन है जो भूमध्य रेखा के सबसे ज़्यादा निकट है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जकार्ता तो नीचे पहुँच जाता है, इंडोनेशिया। और उससे ऊपर हम देखते हैं किसको? उससे ऊपर हम देखेंगे सिंगापुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस पर सही आंसर होगा। और मनीला जो है किसकी राजधानी है? फिलीपींस की है। ठीक है, फिलीपींस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान में, नेपाल में, या फिर चीन, या फिर भारत में? तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है कहाँ पर है? सबसे ऊंचा पर्वत है और ये इसका नाम है माउंट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 इसकी क्या है? ये ऊंचाई है, मीटर। और ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर होगा नेपाल में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है मतलब उसकी जो लंबाई है इस तरह से हम देख सकते हैं, तो एंडीज, अलास्का या हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज, ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा एंडीज। कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कैटोपैक्सी क्या है, ये एक क्या है, वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? और ये मिलेगी हमें कहाँ, इक्वाडोर में। ठीक है, कहाँ, इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 49 वायुमंडल का सबसे अधिक स्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इनमें जो जलवाष्प है, ये वायुमंडल के सबसे अधिक स्थायी तत्व है। ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प, वाटर वेपर, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी जो होती है वो किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इधर भी पाई जाएगी और इधर भी पाई जाएगी। तो कौन सी है? कर्क रेखा के, भूमध्य रेखा के, या फिर मकर रेखा के, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं शांत पेटी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सेशन यही था और 50% हमने इसमें क्वेश्चन देखे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और साथ ही साथ शेयर करिए अगर अच्छी लग रही है तो। और इसी तरह के क्वेश्चंस हम हर एक वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।